गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। द अर्थ इन द सोलर सिस्टम क्लासेस के ये जो जियोग्राफी का पहला चैप्टर है, इस चैप्टर को लेकर हम लोग इससे पहले 2 वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और उस वीडियो में जो इस चैप्टर के बारे में डिटेल्स में बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर किया गया है। जैसे पहले जो वीडियो बनाया है उस वीडियो में वहाँ पर सन के जो इनर प्लैनेट है, 4 इनर प्लैनेट है, इस चारों इनर प्लैनेट के बारे में डिटेल्स में वहाँ पर डिस्कस किया गया है। उसके साथ साथ वहाँ पर सेलेस्टियल बॉडीज़, पोल स्टार क्या होता है, ये सभी चीज़ के बारे में वहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस किया है। दूसरे जो वीडियो बनाया गया था उस वीडियो में सन के आउटर प्लैनेट और सन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दिया गया था। अब ये तीसरा वीडियो बन रहा है। इस वीडियो में भी और भी कुछ छोटे छोटे मोटे पॉइंट है, उस पॉइंट को लेकर यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस किया जाएगा और ये वीडियो में ये पूरे चैप्टर को कवर किया जाएगा। तो ये वीडियो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग बनेगा, इसे लास्ट तक देखना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला है गैलियन मून्स। तो हम लोग स्टार के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जैसे सन। उसके बाद प्लैनेट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जैसे हमारे पास सन के अंदर 8 प्लैनेट है। अब है कि वहाँ पर सैटेलाइट के बारे में डिस्कस करना है, जैसे उपग्रह। प्लैनेट के मतलब ग्रह हो गए और सैटेलाइट के मतलब उपग्रह। तो गैलियन मून्स ये स्पेशली जुपिटर से जुड़ा हुआ है और जुपिटर के अगर सैटेलाइट देखा जाए, जुपिटर के पास 4 सैटेलाइट आता है जिसके अंदर, जिसको हम लोग गैलियन मून्स के नाम से भी जान सकते हैं। गैलियन होता है कि जो गैलीलियो, एक फेमस पर्सन थे गैलीलियो, जो मिड यूरोप के जो मेडिवल टाइम पीरियड थे, वो इताली का एक बंदा था। यूरोप के मेडिवल टाइम पीरियड में उन्होंने बाइनोकुलर उन्होंने डिस्कवर किया था और उससे उन्होंने ये चीज़ को उन्होंने प्रूफ किया था ऑफिशियली कि अर्थ सूरज के चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो उन्होंने पहले ये डिस्कवर किया था कि जुपिटर के 4 सैटेलाइट है, मतलब देखा जाए तो जुपिटर के पास 4 मून हैं। तो ये चारों मून के बारे में उन्होंने डिस्कस किया था। तो वहाँ से ये चारों मून का नाम रखा गया था गैलियन मून्स। ठीक है, जैसे अर्थ के पास जो एक सैटेलाइट है उसका नाम है क्या, मून है। इसी तरह से देखा जाए जुपिटर के पास 4 सैटेलाइट है, तो उसे मिलकर गैलियन मून्स रखा गया है। ये 4 सैटेलाइट क्या है, लो, यूरोपा, गैनीमेड एंड कैलिस्टो, ये 4 जुपिटर के सैटेलाइट हैं। तो चारों फेमस सैटेलाइट जो गैलीलियो के नाम से रखा गया, इसलिए गैलियन मून्स रखा गया। लोकेशन कहाँ है, जुपिटर में है। जुपिटर के उसके चारों तरफ ये घूमता रहता है और मूवमेंट रिवॉल्व अराउंड जुपिटर, मतलब जुपिटर के चारों तरफ ये रेवोल्यूशन होता रहता है। तो मुझे लगा कि एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसको तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। हालांकि बहुत सारे प्लैनेट का ही सैटेलाइट है, लेकिन ये गैलियन मून के बारे में शेयर करना चाहिए था, तो इसलिए मैंने इस स्लाइड को इसके अंदर डाला है। तो मून, ये तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है मून, क्योंकि हमारे जो अर्थ है, हमारे ये अर्थ के देखा जाए, अर्थ के ऑन एंड ओनली प्लैनेट है, वन एंड ओनली प्लैनेट है मून। तो मतलब जो हमारे एक ही सैटेलाइट है ये मून है, नेचुरल सैटेलाइट। तो देखते हैं, नॉट ए प्लैनेट बट द ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। इसे हम लोग प्लैनेट में नहीं मानते, लेकिन इसमें हम लोग सैटेलाइट में कंसीडर करते हैं और ये अर्थ का सिर्फ ओनली एक सैटेलाइट है। मून द अर्थ्स ओनली सैटेलाइट, इट इज़ इट्स डायमीटर ऑफ ओनली 1/4 ऑफ द अर्थ। तो इसका डायमीटर अगर देखा जाए तो अर्थ के 1/4 होता है, मतलब अर्थ के जो टोटल साइज है उसका ओनली 1/4, तो बहुत ही छोटा है अर्थ के अकॉर्डिंग। इट लुक्स बिगर टू आस एज इट वेरी क्लोज टू आस। तो ये साइज़ में इतना बड़ा क्यों लगता है, बड़ा लगता है इसलिए क्योंकि अर्थ के एकदम से पास है, तो जो पास में होता है उसे हम लोग बड़ा देखते हैं, तो इसलिए इसे इतना बड़ा लगता है। द मून हैज़ नो एटमोसफेयर, मून के पास कोई भी एटमोसफेयर नहीं है, वहाँ पर कोई भी वातावरण नहीं है। सो देयर इज़ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर, इसलिए वहाँ पर डे और नाइट के जो टेम्परेचर है इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस रखता है वहाँ पर। जैसे डे का जो टेम्परेचर है ना, ये 127 डिग्री सेल्सियस, तो ये टेम्परेचर में तो इंसान जी नहीं सकता।
ठीक है। और नाइट का टेम्परेचर क्या है 170 डिग्री सेल्सियस, -170 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब ये टेम्परेचर भी इंसान जी नहीं सकता। तो दिन में जैसे बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहता है तो रात में उतना ही मतलब लोएस्ट टेम्परेचर की तरफ जाता है। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस आता है क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेयर कंडीशन नहीं है इसलिए। मून में और कोई और एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एज देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर, यहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है इसलिए देयर इज़ नो वेदर, यहाँ पर कोई भी वेदर नहीं मिलता है। नो रेन, बारिश भी नहीं होता, नो विंड, कोई भी जो हवा नहीं चलता, और क्लाउड्स या क्लाउड्स भी नहीं दिखा जाता, ठीक है, बादल भी नहीं दिखा जाता यहाँ पर। लाइक एवरीथिंग एल्स इन सोलर सिस्टम, तो देखा जाए कि लाइक एवरीथिंग एल्स इन सोलर सिस्टम मून ऑल्सो डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट। तो सोलर सिस्टम के दूसरे के तरह ही देखा जाए तो मून के पास भी कोई भी लाइट नहीं है, इसके पास कोई हीट नहीं है। इट शाइन्स ड्यू टू सन्स लाइट, मतलब सूरज के पास से जो रोशनी आता है उस रोशनी से ये चमकता रहता है। देयर इज़ नो वाटर ऑन इट्स सरफेस, इसके पास भी कोई वाटर नहीं है। और बहुत सारे लोग ऐसे सोच सकते हैं कि अर्थ के जो सैटेलाइट है मून है तो अर्थ के पास अगर वाटर है तो मून के पास भी होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। मून्स ग्रेविटी इज़ 1/6 ऑफ अर्थ, तो मून की जो ग्रेविटी है ये अर्थ के 1/6 है। तो सो योर वेट वुड बी 1/6 ऑफ योर वेट ऑन द अर्थ, मतलब यहाँ पर अगर आपका वेट जो होगा, तुम्हारे वेट जो होगा, ये अगर तुम मून में जाओ वो तुम्हारे और भी ज़्यादा हल्का हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर तुम जैसे उछल सकते हो ना, तो अर्थ में मून में जाकर तुम बड़े बड़े छलांग लगा सकते हो, तो क्योंकि वहाँ पर तुम्हारा जो वेट होगा वो 1/6 हो जाएगा अर्थ के अकॉर्डिंग, तो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा वहाँ पर। तो मून द अर्थ्स ओनली सैटेलाइट, यहाँ पर और क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगा, द मून इज़ द ओनली सेलेस्टियल बॉडी अदर देन अर्थ ऑन विच ह्यूमन हैव सेट फुट। ये सिर्फ एक ही सेलेस्टियल बॉडीज़ है, मतलब एक ही आकाशीय पिंड है जिसमें सिर्फ इंसान के पैर पड़ा है, ठीक है, और कहीं पर इंसान अभी तक गया नहीं। मतलब हमारे जो महाकाश में जाकर ना हम लोग दूसरे कई सैटेलाइट बोलो या प्लैनेट बोलो, हम लोग कहीं पर नहीं गए, सिर्फ मून को छोड़कर। नील आर्मस्ट्रॉन्ग became the first person to walk on the moon as the commander of the American mission Apollo 11 by first setting foot on the moon on 21st July 1969। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ये पहला बंदा है जो मून में अपना पहला पैर रखा है, ठीक है, तो फर्स्ट इंसान है जो मून में अपना पैर रखा है। तो देखा जाए ये कौन, अमेरिका के वहाँ पर जो एपोलो नाम का जो मतलब मिशन हुआ था उस मिशन के कमांडर थे, और उसके साथ नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ साथ वहाँ पर एडविन ऑल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस भी गए थे, और नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन ऑल्ड्रिन ये दोनों बंदा पैर रखे थे, उनमें से नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो पहला पैर उन्होंने ही रखा था। तो उन्होंने ये अपोलो 11 का जो अमेरिकन जो मिशन हुआ था उसके वहाँ पर जो 1969 में हुआ था मून में, तो ये पहला मिशन सक्सेसफुल हुआ था, और इसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग या जो मून के जो धरती पे वहाँ पर पैर रखा था। ये हमारे अर्थ के लिए देखा जाए कि हिस्टोरिकल एक मूवमेंट है कि पहले बार हम लोग स्पेस में जाकर वहाँ पर कहीं पर जाकर हम लोग पैर रख सके, पहाड़ के एक एस्ट्रॉयड के ऊपर हम लोग पैर रख सकें। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट हो जाता है। उसके बाद है कि सैटेलाइट इसका मतलब मैंने बता दिया कि उपग्रह, ठीक है, प्लैनेट के अंदर आता है सैटेलाइट। तो सैटेलाइट जो इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक नेचुरल सैटेलाइट, दूसरा आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो नेचुरल सैटेलाइट तो समझ में आ रहा है कि जैसे हमारे पास मून है ये नेचुरल सैटेलाइट का हो गया, ठीक है। अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि नेचुरल सैटेलाइट पहले क्या है। ये नेचुरल सैटेलाइट इज़ अ सेलेस्टियल बॉडी दैट ऑर्बिट्स अनदर बॉडी। तो नेचुरल सैटेलाइट क्या है, ये भी एक आकाशीय पिंड है जो देखा जाए दूसरे जो मतलब आकाशीय पिंड होता है बड़ा सा, उसके चारों तरफ के वो घूमता रहता है एक ऑर्बिट के अकॉर्डिंग, ये घूमता रहता है। जैसे चाँद क्या करते हैं, ये हमारे मून हमारे अर्थ के चारों तरफ घूमता रहता है। तो अर्थ मून एक सेलेस्टियल बॉडी हो गया, अर्थ भी एक सेलेस्टियल बॉडी है, तो मून अर्थ के अकॉर्डिंग घूमता रहता है क्योंकि अर्थ उससे बड़ा है, तो अर्थ अपने जो पावर से उसको अपनी तरफ से खींच के रहते हैं, तो इसलिए क्या होता है कि मून अर्थ के चारों तरफ घूमता रहता है, लॉ ऑफ ग्रेविटी जो होता है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद देयर आर 173 नोन नेचुरल सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। तो हमारे सोलर सिस्टम में 173 सैटेलाइट्स है,
लेकिन ये नोन मतलब हम सिर्फ जानते हैं सिर्फ 173 नोन सैटेलाइट्स के बारे में, सैटेलाइट्स के बारे में। इससे बाहर भी अगर कोई सैटेलाइट हो भी सकता है, लेकिन उसके बारे में हम लोग जानते नहीं। तो अभी तक सिर्फ 173 सैटेलाइट के बारे में ही हमें जानते हैं इस सोलर सिस्टम में, जो सन के जो सोलर सिस्टम है। अर्थ हैज़ वन लार्ज नेचुरल सैटेलाइट नोन एज द मून। तो अर्थ के पास सिर्फ एक ही सैटेलाइट है जो बड़ा सा है, उसका नाम क्या है, मून है। जैसे जुपिटर के पास 4 नेचुरल सैटेलाइट है, जिसे गैलीलियन मून कहते हैं, चारों को एक साथ। अभी मैंने डिस्कस किया है वही चीज़। उसके बाद आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज ए मैन्युफैक्चर्ड ऑब्जेक्ट दैट कंटिन्यूअली ऑर्बिट्स द अर्थ और सम अदर स्पेस बॉडी। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है मैन्युफैक्चर ऑब्जेक्ट, मतलब जिसे बनाया गया। किससे बनाया गया? मतलब इंसानों के द्वारा बनाया गया, एक आर्टिफिशियल वेज में बनाया गया। दैट कॉन्टिन्यूअली ऑर्बिट्स द अर्थ, मतलब जो अर्थ के चारों तरफ घूमता रहता है, और सम अदर स्पेस बॉडी, और या स्पेस में किसी और चीज़ में, मतलब स्पेस में ऐसे ही घूमता रहता है, या किसी और सेलेस्टियल बॉडी के अकॉर्डिंग उसके चारों तरफ घूमता रहता है। दे गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द बॉडीज दे ऑर्बिट। तो इसका काम क्या होता है? ये काम होता है उस ऑर्बिट के चारों तरफ में, ऑर्बिट के अकॉर्डिंग वो घूमता रहना उस सेलेस्टियल बॉडी के चारों तरफ, और वहाँ से वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर यहाँ पर भेजना। जैसे हमारे अर्थ के चारों तरफ बस जो अर्थ के चारों तरफ बहुत सारे सैटेलाइट घूमता रहता है, और ये सैटेलाइट का काम होता है अर्थ के अकॉर्डिंग बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उस इंफॉर्मेशन को यहाँ पर भेजना, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग में हमारे लिए आने वाले जो खतरे हैं या जो सुविधा हम लोग यूज़ कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसीजन ले सकते हैं। द वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो वर्ल्ड के पहले आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सा है? स्पुतनिक 1, लॉन्च बाय द सोवियत यूनियन इन 1957, जो 1957 में सोवियत यूनियन ने रिलीज़ किया था। सोवियत यूनियन मतलब तब रशिया और भी बहुत सारे कंट्री एक साथ मिलकर, मतलब जो रशिया के साउदर्न पार्ट में आता है, ये सब कंट्री एक साथ मिलकर जो सोवियत यूनियन था, जो 1990 के बाद में अलग हुआ था। तो ये सोवियत यूनियन जो 1957 में तब एक पावरफुल कंट्री थे, तो उन्होंने पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट उन्होंने भेजा था, जो स्पुतनिक 1 नाम का था। यह सक्सेसफुल हुआ था। ये स्पेस में घूमता रहता था, और इसका काम था कि अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और अर्थ को ही भेजना, बाहर से अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। कॉमेट्स, नेक्स्ट स्लाइड, कॉमेट्स। अब कॉमेट्स है क्या? कॉमेट्स का मतलब है धूमकेतु। तो है क्या चीज़? फिजिकल प्रॉपर्टी, लार्ज चंक्स ऑफ आइस एंड डस्ट। तो मतलब बड़ा सा टुकड़ा है आइस का, एंड डस्ट का मतलब धूल का, आइस और डस्ट का बड़ा सा टुकड़ा। लोकेशन, वेरी फ्यू कम नियर अर्थ, मतलब बहुत सारे कॉमेट्स है जो अर्थ के आसपास में घूमता रहता है। मोस्ट आर अराउंड द सन, जो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, तो बर्फ़ का बड़ा सा टुकड़ा या डस्ट का बड़ा सा टुकड़ा ये घूमता रहता है। कभी कभी कुछ कॉमेट तो मतलब अर्थ के अंदर भी आ जा सकता है, तो ऐसे होता रहता है हमेशा। मूवमेंट, लॉन्गर ऑर्बिटल टाइम देन प्लैनेट्स, लॉन्ग एंड नैरो एलिप्स अराउंड द सन। तो इसका क्या है? इसका जो ऑर्बिटल टाइम है ये प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग देखा जाए इससे भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो ऑर्बिट्स मतलब जो कॉमेट्स मतलब जो धूमकेतु होता है, ये बहुत ही लंबा चक्कर लगाते हैं सूरज के चारों तरफ, और लॉन्ग एंड नैरो एलिप्स। तो इसके पास लॉन्ग और नैरो एलिप्स होता है अराउंड द सन, मतलब सूरज के चारों तरफ ये बहुत टाइम तक ये एक छोटे से रास्ते के अकॉर्डिंग ये चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये हो गया कॉमेट्स। तो कॉमेट्स ऐसा एक कॉमेट्स है कि धूमकेतु है कि इसके अंदर कोई भी इंसान रहने का संभावना नहीं है। धूमकेतु सिर्फ एक मतलब एक चांस है, आइस का और डस्ट का चांस है, जो कभी कभी मतलब अर्थ के करीब आ सकता है, अर्थ के ऊपर भी गिर सकता है, तो ये आसपास में चले जाता है। तो ये धूमकेतु आ जाता है। ये सूरज के अकॉर्डिंग चारों तरफ घूमता रहता है, और कभी कभी प्लैनेट के रास्ते में ये आ जाता है। एस्टेरॉइड्स। अब एस्टेरॉइड्स क्या है? एस्टेरॉइड्स है जो मतलब जो स्मॉल प्लैनेट है, मतलब क्षुद्र ग्रह, तो ये एस्टेरॉइड हो गया। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? मेनी शेप्स, इसमें बहुत सारे आकृति के में पाए जाते हैं, बहुत सारे अलग अलग इसका शेप होता है, साइज़ भी अलग अलग होता है, मिनरल्स भी अलग अलग मिनरल्स यहाँ पर मिलते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स भी मिलते हैं यहाँ पर। लोकेशन, एस्टेरॉइड बेल्ट्स बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। तो स्पेशली इसका लोकेशन कहाँ पर है? मार्स एंड जुपिटर के बीच में। तो मैंने बोला ना, जो इससे पहले वाला जो वीडियो मैंने बनाया था वहाँ पर मैंने बोला कि मार्स और जुपिटर, ये मार्स हो गया कि इनर प्लैनेट का
जो लास्ट प्लैनेट और जुपिटर हो गया आउटर प्लैनेट का जो फर्स्ट प्लैनेट, तो दोनों के बीच में अलग करते हैं जिसके वजह से वो है एस्ट्रॉयड बेल्ट। तो एस्ट्रॉयड बेल्ट जो मतलब वहाँ पर वो भी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते ही रहते हैं, मार्स और जुपिटर के मतलब उस वहाँ का बीच में एक डिफरेंस करते रहते हैं। तो ये एस्ट्रॉयड बेल्ट वहाँ पर आ जाता है। मूवमेंट क्या करते हैं, मूवमेंट है मोस्ट रिवॉल्व अराउंड द सन। तो ये सूरज की तरफ चक्कर लगाता है बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, मार्स और जुपिटर के अंदर रहकर। तो ये एस्ट्रॉइड्स हो गया, मतलब ये छोटे छोटे टाइप का प्लैनेट हो गया एस्ट्रॉइड्स। मीटियोर्स, अब मीटियोर्स क्या है, मीटियोर्स हो गया उल्का, मतलब कुछ ऐसे सेलेस्टियल बॉडी से जो यहाँ पर अर्थ के अंदर आकर गिरता है ना, जो हमारे जो वातावरण में आकर वो राग हो जाता है, फिर वो यहाँ पर मतलब अर्थ के अंदर आने की कोशिश करते हैं। ऐसे आते नहीं कि मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर के करीब आ जाता है, फिर यहाँ पर जो लॉ ऑफ ग्रेविटी उसके वजह से वो खींच लेते हैं, फिर वो अंदर आ जाता है, फिर हमारे वातावरण के अंदर वो जलकर राख हो जाता है। तो ये हो गया मीटियोर्स। मीटियोर्स एक्चुअली देखते हैं इसके बारे में, ये है कि फिजिकल प्रॉपर्टी चंक ऑफ रॉक और डस्ट इन स्पेस। तो जो स्पेस का जो डस्ट होता है या रॉक का जो चंक होता है, यही चीज़ बोला जा रहा है। ये लोकेशन का है, मीटियोर्स फॉर्म्ड व्हेन मीटियोर्स एंटर्स आर्ट्स एटमॉस्फेयर। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर जब आते हैं मीटियोर्स, तब वहाँ से मीटियोराइट्स होता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर आकर वो जलकर राख हो जाता है। स्पेशली अगर बड़ा सा टुकड़ा हो तो कभी कभी वो जलता नहीं है पूरा, तो धरती के ऊपर गिर जाता है, फिर उसके ऊपर उसके साइड इफेक्ट भी आते हैं। लेकिन अगर छोटा टुकड़ा है तो हमेशा क्या होता है कि वातावरण के अंदर ही वो जल जाता है, फिर यहाँ पर सिर्फ उसका जो एशेस वही गिरता रहता है। मूवमेंट क्या है, स्ट्रिक ऑफ लाइट इन द स्काई। तो इसका जो मूवमेंट चलता है ये लाइटिंग की स्पीड के में चलता रहता है आकाश में। तो यही चीज़ हमें देखते हैं मीटियोर्स के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ ए गैलेक्सी। ये गैलेक्सी क्या है, ये गैलेक्सी सैमसंग वाला गैलेक्सी नहीं है, ये गैलेक्सी कुछ अलग चीज़ है, ठीक है। तो गैलेक्सी जो आकाशगंगा है उसके बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है। एक गैलेक्सी इज़ बेसिकली अ लार्ज ग्रुप ऑफ स्टार्स, मतलब गैलेक्सी ऐसा चीज़ है जहाँ पर बहुत सारे स्टार्स एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। गैस एंड डस्ट, गैस भी रहते हैं और डस्ट मतलब धूल भी रहते हैं, हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के जो द्वारा मतलब लॉ ऑफ ग्रेविटी के द्वारा वो जुड़ा हो रहता है। दिस इज़ द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ ए गैलेक्सी, मतलब एक गैलेक्सी का अगर सिंपल डेफिनेशन दिया जाए तो यही दे सकते हैं। मतलब जहाँ पर स्टार रहेगा, बहुत सारे स्टार रहेगा, जहाँ पर गैस रहेगा, जहाँ पर डस्ट रहेगा, ये सब मिलजुल कर जहाँ पर रहेगा, ये हो गया गैलेक्सी। एक सिंपल डेफिनेशन है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज। तो टाइप्स क्या है, जैसे सो वी नो व्हाट ए गैलेक्सी इज बट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज। तो गैलेक्सी के बारे में हम लोग थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जानते हैं कि गैलेक्सी बहुत तरीके से अलग अलग टाइप का गैलेक्सी हो सकता है। जैसे व्हेन वी लुक थ्रू ए टेलीस्कोप, जो हम लोग एक टेलीस्कोप के द्वारा अगर देखें, वी सी ऑड लुकिंग गैलेक्सीज। तो वहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि वहाँ पर एंड नॉर्मल लुकिंग गैलेक्सीज, उसमें ऑड लुकिंग गैलेक्सीज भी है, नॉर्मल लुकिंग गैलेक्सीज भी है, बट वी डोंट रियली नो देयर साइज़। तो हम उसके साइज़ के बारे में हम लोग नहीं जानते। मतलब गैलेक्सी तो बहुत सारे हैं, कुछ ऑड लुकिंग गैलेक्सीज हो सकता है, कुछ नॉर्मल लुकिंग गैलेक्सीज हो सकता है, लेकिन उसके साइज़ के बारे में हम लोग नहीं जान सकते। ये स्मॉल गैलेक्सी माइट हैव मिनिमम ऑफ अप टू ए कपल थाउजेंड स्टार। तो एक छोटा सा जो गैलेक्सी होता है उसमें कम से कम देखा जाए तो मतलब कपल थाउजेंड मतलब कई हज़ार तक वहाँ पर स्टार वहाँ पर रह सकता है, ठीक है। तो मतलब एक छोटा गैलेक्सी में देखा जाए तो वहाँ पर भी 1000 से ज़्यादा वहाँ पर स्टार रहते हैं। तो पीपल माइट थिंक दैट इज़ ए लॉट बट इट इज़ नथिंग कम्पेयर टू आवर गैलेक्सी एंड द मेगा गैलेक्सीज। तो अगर लोग इसके बारे में सोच सकते कि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, लेकिन ये बड़ा नहीं है, क्योंकि ये छोटा सा एक फॉर्म है। क्योंकि हमारी जो गैलेक्सी है ना, ये गैलेक्सी में देखा जाए कि बहुत सारे मतलब 1000 से भी ज़्यादा मतलब लाखों के करीब यहाँ पर स्टार भरा पड़ा है। तो देखते हैं, तो आवर गैलेक्सी द मिल्की वे हैज़ सम 200 बिलियन स्टार्स ऑल टुगेदर। तो यहाँ पर हमारे जो गैलेक्सी है ना, आकाशगंगा है, जहाँ पर सोलर सिस्टम रह रहे हैं, वहाँ पर कम से कम 200 बिलियन स्टार्स, मतलब 200 बिलियन स्टार्स मतलब समझ लो कितने ज़्यादा स्टार्स वहाँ पर है। और उसके अंदर हमारे एक प्लैनेट है अर्थ, एक ही प्लैनेट है अर्थ, ठीक है, जिसमें लाइफ है। अब पता नहीं दूसरे प्लैनेट में लाइफ है कि नहीं, अभी तक ये रिसर्च चल रहा है इसके ऊपर, लेकिन समझ लो कि मतलब हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें एक ही स्टार है, वो स्टार है सन। और इसी तरह से कितने हमारे जो गैलेक्सी है, इस गैलेक्सी के अंदर कितने सारे ऐसे तरह से स्टार है।
तो द बिगेस्ट गैलेक्सीज आउट देयर हैव मोर देन ए ट्रिलियन स्टार्स। तो ये भी बिगेस्ट गैलेक्सी नहीं है, क्योंकि जहाँ पर जो बिगेस्ट गैलेक्सी होता है ना, तो वहाँ पर ट्रिलियन स्टार्स रहते हैं। मतलब ये तो बिलियन हो गया, 200 बिलियंस, तो वहाँ पर ट्रिलियन टाइप के स्टार्स रहते हैं। और नाउ दैट इज़ जस्ट ह्यूज। तो यू कैन ऑल्सो सी हाउ बिग गैलेक्सीज आर बाई देयर एज। तो गैलेक्सी कितना बड़ा है ये उसके एज के अकॉर्डिंग भी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। यंगर गैलेक्सी टेंड टू हैव लेस स्टार्स। तो जो नया गैलेक्सी होता है उसमें कम ही स्टार्स रहते हैं। और देन द ओल्ड जायंट्स गैलेक्सीज, जो पुराने गैलेक्सी होते हैं उसमें बहुत सारे मतलब स्टार्स रहते हैं, और उसे ओल्ड जायंट गैलेक्सीज भी कह सकते हैं। तो ये है आकाशगंगा के बारे में हम लोग डिस्कस किया है यहाँ पर। और उसके बाद में जो है यूनिवर्स, ये सबसे बड़ा आ रहा है, मतलब ब्रह्मांड। ठीक है, गैलेक्सी के ऊपर भी ब्रह्मांड आता है। तो यूनिवर्स का सिंपल डेफिनेशन क्या है? इज़ कॉमनली डिफाइंड एज एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट। तो ये कॉमनली डिफाइन करते हैं कि मतलब सबसे ऊपर में जो एग्जिस्ट करते हैं वही चीज़ है, मतलब जहाँ पर सब कुछ पाए जाते हैं। ठीक है, वो हो गया यूनिवर्स। इट इंक्लूड्स ऑल काइंड्स ऑफ फिजिकल मैटर, मतलब सभी फिजिकल मैटर यहाँ पर पाए जाते हैं, एंड एनर्जी। ठीक है, और एनर्जी भी पाए जाते हैं। द प्लैनेट्स, द स्टार्स, गैलेक्सीज एंड ऑल द कॉन्टेंट्स ऑफ स्पेस, मतलब स्पेस के अंदर जो चीज़ पाए जाते हैं सभी है यूनिवर्स के अंदर। ये है विश्व ब्रह्मांड के अंदर, वर्ल्ड यूनिवर्स के अंदर ये पाए जाते हैं। ठीक है, उसके अंदर मतलब देखा जाए तो एक यूनिवर्स के अंदर देखा जाए बहुत सारे गैलेक्सीज है। उस गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे जो सोलर सिस्टम है वो है। उस सोलर सिस्टम के अंदर बहुत सारे स्टार है। उस स्टार के अंदर बहुत सारे, उस स्टार के अकॉर्डिंग बहुत सारे प्लैनेट घूमता जा रहा है। उस प्लैनेट कॉमेट है, मेटियोर्स है, एस्टेरॉइड्स है, ये सब घूमता जा रहा है, जो मतलब उसके चारों तरफ घूमता है। उसके साथ साथ प्लैनेट के चारों तरफ बहुत सारे सैटेलाइट घूमते जा रहा है। तो ये सब चीज़ हो गया एक यूनिवर्स के अंदर रहता है। तो मतलब यूनिवर्स कितना बड़ा हो सकता है ये आप इसे अंदाज़ कर सकते हो आप यहाँ से। तो ये जो चैप्टर है ये चैप्टर से हम लोग बहुत कुछ सीखा है ये चैप्टर से। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट स्लाइड को लेकर हम लोग नेक्स्ट वीडियो को लेकर वहाँ पर जो नेक्स्ट चैप्टर उसके लिए बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो को लेकर। और तब मिलते हैं। ठीक है, ओके, बाय।